चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। राजनीति में कौन कब किस मोड़ पर आ जाए कोई नहीं कह सकता है। राजनीति में कब कौन बादशाह बन जाए और वही बादशाह कब एकदम धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाए कोई नहीं कह सकता है। राजनीति में कब कौन बुलंदी पर हो और कब एकदम लुप्त हो जाए, गुमनाम के अंधेरे में खो जाए कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इसे ही राजनीति कहा जाता है। गत वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया था। हालांकि 2023 में भी भूचाल आ गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में गत कई वर्षों से जुड़े चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारावत के दाएं हाथ माने जाने वाले एवं उनके चुनाव में कई बार मोहरे बिछाने वाले और हर जानकारी का ध्यान रखने वाले नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ एक विवाहिता द्वारा जब दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया तो पूरे जिले में भूचाल आ गया और यह मामला जयपुर तक भी पहुंचा एवं गत दिनों पूर्व सभापति संदीप शर्मा को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जिस महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया उसके द्वारा पूर्व सभापति की ओर से भी आपस में अब तक 4-5 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व सभापति की गिरफ्तारी के पर आगामी 15 अप्रैल तक स्टे दे रखा है, यानी स्थगन आदेश दे रखा है। लोगों में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं और आखिरकार इसको लेकर हमने जिस महिला ने यह आरोप लगाया था उस अनीता उससे बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया आखिरकार सच्चाई क्या है। हालांकि इस पूरे मामले में सच कौन है झूठ कौन है इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं और यह मामला न्यायालय में होने की वजह से भी इसका निर्णय हम नहीं बल्कि न्यायपालिका करेगी। आपको बताते हैं आखिरकार इस पूरे मामले में महिला ने अपना पक्ष क्या रखा और इस महिला द्वारा यानी कि अनीता द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल को दिया गया यह पहला इंटरव्यू है, जिसको लेकर हमने पूर्व सभापति संदीप शर्मा से भी संपर्क किया कि वह भी यदि चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं। इस पर पूर्व सभापति का कहना है कि मामला भी न्यायालय में है, लेकिन शीघ्र ही वह भी अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगे और क्या हकीकत है वह भी बताएंगे। तो सुनते हैं आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अनीता ने किस तरह के आरोप लगाए और उसका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अनीता जी, सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई तरह के मन में सवाल हमारे मीडिया में भी हैं, आपको लेकर चित्तौड़गढ़ की जनता को में भी हैं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में पूरे जिले की राजनीति में जिस तरह आपने भूचाल खड़ा कर दिया और एक के बाद एक कई तरह के घटनाक्रम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सस्पेंस वाली फिल्म होती है तो 2-3 घंटे बाद फिल्म समाप्त हो जाती है और सस्पेंस भी समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको लेकर अभी भी लोगों में सस्पेंस ये है कि 4-5 मुकदमे दोनों पक्षों की ओर से दर्ज हो चुके हैं। तो क्या सारी जनता के सामने बात आप बताना चाहती थी, प्रकरण के द्वारा मामला दर्ज हुआ, तो क्या सारी बातें जनता के सामने आ चुकी है या अभी जनता के सामने कुछ और भी आना बाकी है? बाकी तो सब कुछ जनता के सामने ही है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ बाकी और भी बहुत कुछ है जो जनता के सामने आएगा और इसको बेनकाब किया जाएगा, जो आज राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन के घूम रहा है। आपने कहा कि बेनकाब किया जाएगा, तो आपका इशारा किसकी ओर? क्या पूर्व सभापति संदीप शर्मा को बेनकाब किया जाएगा, जो आज शराफत का नकाब ओढ़ के पूरे चित्तौड़ में घूमता फिर रहा है, मेरी छवि खराब करके। बहुत सब कुछ तो जनता के सामने आ चुका है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी। लेकिन अनीता जी, सबसे बड़ा सवाल हम शुरुआत करते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर। जब सारा सोशल मीडिया पर सारी चीजें वायरल हुई पूर्व सभापति को लेकर, तो पहले जनता को ये लगा कि आपकी ओर से पूर्व सभापति के खिलाफ मामला दर्ज होगा,
लेकिन शुरुआत हुई चित्तौड़गढ़ के विधायक को लेकर, चंद्रमांसी आक्या को लेकर। आपके द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, यह कहकर कि आप किसी काम से गई थी, न्याय की गुहार को लेकर गई थी और आपका मोबाइल उन्होंने ले लिया या उनके कार्यकर्ता ने ले लिया और सारे डाटा जो है लीक कर दिए और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो पूर्व सभापति को बेनकाब के पीछे बाद में ये पहले जो चित्तौड़गढ़ का मामला था, विधायक का मामला, वह क्या रहा आखिरकार? ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ झूठ है। पहले भी मैंने बहुत कोशिश की है संदीप शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की, लेकिन जितना वो पोजीशन पे था, पावर में था, कुर्सी पे बैठा था, तो उस वजह से मैं नहीं करवा पाई, क्योंकि वो काफी पावरफुल आदमी था और हमेशा उसे पता लग जाता था। वो अलग अलग तरह की धमकियां देकर इस तरह से बार बार मतलब चुप करवा देना, इस तरह की उसने काफी हरकतें की। और बाकी रही विधायक साहब, तो मुझे कहीं से भी जब नहीं दिखाई दिया कि कहीं से मेरी मदद नहीं हो पाएगी, तो मैंने एमएलए साहब से हेल्प मांगी। मैंने उनको बोला कि मुझे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, मुझे काफी परेशान कर रहा है लंबे टाइम से। तो उन्होंने हाँ बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों करना चाहते हो, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से इसने मुझे काफी लंबे टाइम से परेशान किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर इसने वहां से मुझे फोन किया, इसे पता चल गया होगा, इसने वहां से कॉन्फिडेंस लेके हमें बुलाया और हमें बुलाने के बाद इसने मुझे तरह तरह की धमकियां दी। जो वीडियो इस बीच हम एक जानकारी चाहते हैं, मतलब ये तो सही है कि आप विधायक चित्तौड़गढ़ के चंद्रमांसी आक्या के पास गए थे? जी गई थी मैं। फिर उसके बाद जब धमकी आपको दी गई, तो फिर उसके बाद जब आप गई, उसके कुछ दिनों बाद विधायक चंद्रमांसी आक्या के खिलाफ सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में मामला आपकी ओर से दर्ज होता है। और चूंकि विधायक के खिलाफ मामला दर्ज था, तो ये फाइल जाती है सीआईडी सीबी जयपुर को। तो आप गई थी न्याय की गुहार को लेकर, फिर आपके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मोबाइल आपका ले लिया गया, डाटा लीक कर दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, ना तो मेरा मोबाइल लिया गया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं उस वक्त यहाँ पे नहीं थी, मैं यहाँ से गई थी। मेरे पास संदीप शर्मा का कॉल आया 15 अक्टूबर को कि फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं इस तरह से, और इसने मुझे बोला कि एमएलए साहब ने बोला है कि ये चीजें उन्होंने वायरल की हैं, इसका कहना ऐसा था। और हमें वहां से बुला के इसने एफआईआर पूरी करवा रखी थी और इसने मुझसे बिना वो धमकियां ही देकर साइन करवाए और मुझे पुलिस स्टेशन खुद ही अपनी गाड़ी में लेकर गया। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात आपने बताई, जो कि अब तक जनता के बीच में नहीं आई थी, कि एफआईआर पहले से ही संदीप शर्मा की ओर से तैयार थी। बिल्कुल तैयार थी एफआईआर, और आपको बुलाया गया यहाँ पे? जी, इसकी बहन हमें लेने आई थी वहां पे, इसकी छोटी बहन स्नेहलता शर्मा है जो, वो हमें लेने आई थी और हम लोग वहां से आए और इसके होटल पे ये पहले ही बैठा हुआ था इसके ऑफिस में। इसने वहां से हमें बिठाया, पहले बातचीत की, उसके बाद इसने देख लिया कि तब भी नहीं, फिर इसने जो मेरे वीडियोस बना रखे हैं अपने फोन में, उसी बेस पे मुझे ब्लैकमेल करके इसने मुझसे वो एफआईआर पे साइन करवाए, जो कि मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था उसमें क्या लिखा हुआ है। इसने वो एफआईआर तैयार करवाई और उसी बार शाम को 4 बजे मुझे पुलिस स्टेशन अपनी बहन की गाड़ी में खुद साथ में गया ये मेरे। पुलिस स्टेशन हम गए और 3-4 घंटे हम बैठे रहे और वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। फिर कोर्ट के जरिए 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो जब आप कोर्ट में गए थे इस्तगासा दायर करने के लिए, तो क्या उस समय ये या इनके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ था? जी नहीं, इसी के 2 आदमी थे, 2-4 आदमी थे इसके साथ, वही थे कोर्ट में, परिवार का कोई सदस्य नहीं था। तो फिर जब मामला चित्तौड़गढ़ के विधायक के खिलाफ दर्ज आपकी ओर से कर लिया गया, यानी कि आप कह रहे दबाव में करवाया गया, तो क्या बाद में विधायक चित्तौड़गढ़ द्वारा आपसे कोई संपर्क किया गया कि भाई मैं इस मामले में कहां बीच में आ गया? नहीं, उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मुझे इसकी पता चलती जा रही थी, हरकतें जो कुछ कर रहा था ये गलत करवाई जा रहा था मुझसे, और इससे ज्यादा ये पहले और ज्यादा कुछ गलत करवाता। तो जब सीआईडी सीबी वाले आए और मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे कोई बयान नहीं देने हैं, और उसके बाद जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, मैंने कोर्ट में वही बयान दिए। तो सीआईडी और सीबी ने जब चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमांसी आक्या को क्लीन चिट दे दी, तो उसके बाद में सीआईडी सीबी ने यहाँ फाइल भेजी चित्तौड़गढ़ में, फिर आप न्यायालय में भी पेश हुई, मैंने सुना है? जी, मैं बिल्कुल पेश हुई थी, मैं बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और मेरी तरफ से मुकदमा वो झूठा किया गया था, करवाया गया था मुझसे, और वो मैंने केस वापस ले लिया। आपने बताया कि पूर्व सभापति संदीप शर्मा द्वारा आप पर दबाव डाला गया
और जो मोबाइल में डाटा वगैरह था वह लीक करने का, उस पर उन्होंने आप पर दबाव डाला कि आपने अगर एफआईआर दर्ज नहीं कराई चंद्रभान सिंह के खिलाफ तो वो सारे वायरल कर दिया गया। तो कई तरह के वीडियो भी वायरल हुए, ऑडियो भी वायरल हुए, आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है? तो ये सारे जो वीडियो वायरल किए गए उसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है? जितने भी वीडियोस या जो भी वायरल हुआ है वो पूरा इसका प्लानिंग संदीप शर्मा की प्लानिंग के थ्रू किया गया है। इसे पता चल गया था कि जब मैं एमएलए साहब से हेल्प लेने गई थी तो उस टाइम रेप केस का इस पे लगाया था। उस चीज से बचने के लिए इसने इसके जो भी इसको एडवाइस कर रहे थे, इसके वकील या जो भी, उनकी प्लानिंग के थ्रू ही इसने ये वीडियोस वायरल किए। यानी कि सारे सब कुछ जो वीडियो जो वायरल किए गए, तो एक तरह से ये कहा था उसमें कुछ ऐसे भी वीडियो है जिसे आप मानती कि उसमें एडिटिंग की गई है? नहीं, एडिटिंग नहीं है, उसमें कोई एडिटेड नहीं है। वो सभी वीडियोस बनाए हुए हैं, इसी के द्वारा बनाए हुए हैं। सारे वीडियोस इसके फोन में ही बनाए हुए हैं। तो आपको क्या कहकर इसलिए वीडियो बनाए? क्या आप स्वयं के बचाव के लिए या कुछ और कोई सोच थी उसकी? हाँ, ये अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए। इसे जब से पता चला कि एमएलए साहब के पास मैं मदद लेने के लिए गई हूँ और जो एफआईआर दर्ज हुई वो रेप केस पे दर्ज हुई है, तो ये एक वो रेप केस से एक वो शादी का एक वो ट्रायंगल देने के लिए इसने वो सारा नाटक किया। जितने भी वीडियोस बनाए गए, उसके बाद ये कोटा जो लेकर गया है वहां पे भी एक नाटक किया इसने, जो इसी के फोन में इसके दोस्त ने वो वीडियो शूट किया था पूरा, और वो स्वयं को खुद बचाने के लिए इसने वो वीडियोस बनाए हैं और वायरल किए हैं। अभी इसी के द्वारा वायरल किए गए हैं। एक जो जानकारी जो हमारे पास में है, जनता के पास में है, कि जब ये सभापति के पद पर था तो आप चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में संविदा के पद पर कार्यरत थी जी, और आपको वहां पर इसके द्वारा रखा गया जी, और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप वाकई में संविदा के पद पर कार्यरत थी? मैं संविदा के पद पे ही कार्य करती थी। मैं हेल्पलाइन ऑफिस है हमारा, 13 नंबर ऑफिस था, मैं वहां पे बैठती थी और वहां पे कोई भी आता जाता नहीं था मेरे ऑफिस में। हमारा सिर्फ कॉलिंग पे ही सुनने का काम था, जो कंप्लेंट्स आती थी हम फोन पे सुनते थे। और इसने ही संदीप शर्मा के द्वारा ही मुझे वहां पे बिठाया गया था नगर परिषद में, जिसका टेंडर इसके रतन बैरागी है, इसका संदीप शर्मा का जो ड्राइवर है उसके नाम पे। और संदीप शर्मा के जो सैलरी आती थी वो संदीप शर्मा खुद ही मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे, जिसका इसने ब्लैकमेलिंग का बोला गया है। तो अभी जो एक मामला दर्ज कराया गया था, आपके पति द्वारा दर्ज करवाया गया था, उसके द्वारा भी दर्ज कराया गया, क्षमा करें, उसके द्वारा दर्ज कराया गया था कि चेक का सारा मामला, तो ये क्या मामला है पूरा कि भाई जब मेरे को चेक दिए फिर चेक बाउंस हो गए, तो ये चेक कहां से आ गए बीच में? इसी ने जो ब्लैकमेलिंग का हम पे जो केस लगा रखा है कि इसमें इसने मेरे हस्बैंड को भी घसीटे, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है इन सब में, किसी में भी उनका कोई रोल नहीं है। और इनका जो काम था अडानी कंपनी का, इसने टेंडर दिलवाया था किसी के थ्रू, और उसमें ये पार्टनर खुद था, जिसमें डमी इसने रतन बैरागी को बना रखा था। और जो भी पेमेंट अमाउंट आता था, अगर कोई टेंडर पास मतलब उसका अमाउंट आता है तो वो इसको वापस ट्रांसफर कर दिया जाता था। उसी बेस पे इसने 3 चेक हमसे लिए थे 2.5 लाख रुपए के मेरे हस्बैंड के थ्रू, जिसपे सिर्फ अमाउंट फिल किया गया था, नाम फिल नहीं किया था, और वो संदीप शर्मा को दिए गए थे। और वो सिर्फ हम पे दबाव बनाने के लिए इसके द्वारा वो चेकों का दुरुपयोग किया गया, और वो इसकी बहन स्नेहलता शर्मा से चेक लगवाए गए हैं। चेक में सिर्फ हमने अमाउंट फिल किया था, नाम नहीं था, और ना इसकी बहन ने वो चेक लगाए। इस पूरे मामले में एक के बाद एक अनुसंधान अधिकारी भी बदले जा रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि क्या पुलिस पर अभी भी दबाव है पूर्व सभापति का, जिसके कारण आपको न्याय अब तक नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल दबाव है, दबाव बिल्कुल है। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी लीगल लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमने जब ये चेक लगाए गए, हमने नोटिस के जवाब में जो अनुसंधान अधिकारी हैं गोपाल चंदेल, उन्हें ये जवाब भेजा गया था कि हमारे द्वारा दिए गए चेकों का मिसयूज किया गया है और वो चेक लगाए गए हैं। तो हमने उनको जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ना तो चेक जब्त किए थे और ना ही हम जो एविडेंस उनको दे रहे थे उन्होंने हमसे वो एविडेंस भी नहीं लिए। हमें कहा गया कि ये तुम कचरा ले आए हो इस तरह का, और किसके कहने पे आपने एफआईआर की है। ये एक पुलिस अनुसंधान अधिकारी के सवाल है कि किसके कहने पे आपने एफआईआर की है, आप बैठ के सेटलमेंट करो। संदीप जी तो बहुत मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें उनके द्वारा की गई। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि आप पर यह तो कहा गया कि आप सेटलमेंट करें। जी जी, ये पुलिस अधिकारी जो गोपाल चंदेल जी हैं उनके द्वारा कहा गया हमें, और उसी के बाद ही
जब मैं उनको एविडेंस दे रही हूँ तो वो एविडेंस भी नहीं ले रहे हमसे। तो उसी दौरान मैंने फिर मैं आईजी साहब के भी पास भी पेश हुई थी कि हमें इनसे अनुसंधान नहीं करवाना है और चेंज कर दी जाए फाइल, हमारी फाइल किसी और को दी जाए। तो उसके बाद आईजी जो उदयपुर रेंज के पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने आपकी बात भी सुनी और अनुसंधान अधिकारी भी बदल दिया। जी। और मेरी जानकारी के अनुसार आपके बयान भी हो चुके हैं। तो अब जो दूसरे अनुसंधान अधिकारी है हर्ष रत्नू हैं, जी, तो उससे आप संतुष्ट हैं? जो बयान आपके जो आप देना चाहती थी वो बयान हो गया आपके? जी बिल्कुल, हमने जो बयान दिए उन्होंने लिए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, अच्छे हैं और पूरी उम्मीद है मुझे न्याय से कि न्याय मिलेगा और इसको इसके किए की सजा मिलेगी। आपको नहीं लगता है कि किसी महिला पर कोई दुष्कर्म होता है या और भी कोई अत्याचार होता है, चाहे मानसिक होता है चाहे प्रताड़ना होती है, तो वो न्याय जितना जल्दी मिलना चाहिए किसी भी महिला का, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी महिला हो, तो न्याय आपको लगता नहीं कि न्याय में बहुत विलंब हो रहा है, न्याय देर से मिल रहा है आपको? अभी तक मिला भी नहीं, अभी तक तो मिला ही नहीं है। वो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, कितना सुना जाता है आए दिन कि देश में इतने सारे लड़कियों के साथ ही औरतों के साथ क्राइम किए जाते हैं, लेकिन न्याय किसी को भी नहीं मिलता है, जल्दी से न्याय किसी को भी नहीं मिलता है। तो स्ट्रगल करना पड़ता है। आज हम लोग इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें देख रहे हैं हम लोग, लेकिन उम्मीद है पूरी कि न्याय मिलेगा जरूर और हम एंड तक हमारी कोशिशें करेंगे। क्या अभी भी आपको धमकियां मिलती है? बिल्कुल धमकियां मिलती हैं, पूरा फोर्स आता है कि केस आप कभी किसी के द्वारा, इसके जो जानकार हैं मैसेजेस आते हैं कि आप केस वापस ले लो, आप आपस में बैठ के बात करो, या कभी केस नहीं लिया तो आपके वीडियोस वायरल हो जाएंगे। अभी तो ट्रेलर, जबकि एक वीडियोस आया भी था किसी अश्लील वीडियो के साथ मेरा फोटो अटैच करके सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल किया था, तो वही की ओरिजिनल वीडियो भी आ जाएगा। तो इस तरह की धमकियां तो काफी दी जा रही हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अब जब सोच लिए तो लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे हम अपनी। तो अनीता जी, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे शुरू से ही डर नहीं लगा है, लेकिन ठीक है, हर इंसान एक परिवार की इज्जत के लिए चुप रहता है, लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस ने काफी समय बाद देरी से कदम उठाया, 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस कदम को आप किस तरह देखती हैं? उनको उसी टाइम निकाल देना चाहिए था, जब एफआईआर हो चुकी थी, उनको उसी टाइम निकाल देना चाहिए था, लेकिन देरी लगाई, लेकिन ठीक है, जो भी किया बहुत अच्छा किया। अनीता जी, एक सवाल ये भी उठा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्व सभापति को लेकर क्या जनता में मैसेज है, उस पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे। क्या आपको इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि आपकी भी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है? बिल्कुल, मेरी भी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हुई है, जिस तरह से लोगों का नजरिया है अब देखने का। मैं एक संविदा पे नौकरी कर रही थी जो संदीप शर्मा के द्वारा लगाया गया था, लेकिन नौकरी के लगाने के बाद इसने मेरा जो यौन शोषण करना शुरू किया, उन सब चीजों से परेशान होकर मैंने काफी बार कोशिश की है कि मुझे न्याय मिले, और पूरी उम्मीद है मुझे कि न्याय मिलेगा। ऐसे पूरे मामले जहां कहीं भी होते हैं, अधिकांश मामलों में हम देखते हैं परिवार टूट जाता है, क्योंकि शक की जो बुनियाद होती है उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी महिला के चरित्र पर यदि सवाल उठता है, खास तौर पर परिवार टूटते हैं, पति दूर हो जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा है कि आपके पति बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये एक जो बड़ी बात हुई, आप दोनों का सामंजस्य है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पति को भी सब कुछ पता है, उन्होंने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की, जब उसे बोला गया तो उसके द्वारा मेरे पति को भी धमकियां दी गई। तो मेरे पति अच्छे से जानते हैं कि इसके द्वारा हमें खूब परेशान किया गया है, खूब टॉर्चर किया गया है, ये अपनी पावर का खूब हमें मतलब धमकियां देना, ये सब ये करता आया है शुरू से ही लेकर। तो उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी जब ये घटना का पूरा हुआ? बिल्कुल, ये कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम चित्तौड़गढ़ के विधायक उस टाइम थे स्वदेशी, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन उनका दबदबा था कांग्रेस की राजनीति में। तो क्या आपने कभी उनसे संपर्क किया कि साहब मुझे न्याय दिलाए? नहीं, मैंने उनसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि आपस में इनके काफी अच्छे रिलेशन थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास मैं मदद के लिए जाऊंगी, तो क्योंकि इनके आपस में रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, संदीप शर्मा और उनके जड़ावत सर के। एक जनता में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारा सब कुछ जो है पैसों के कारण हुआ,
जब आपने आरोप लगाया तो जनता का कहना है पैसे नहीं मिल पाए और इसके कारण सारा कुछ अनीता जी ने किया। नहीं नहीं, पैसों का तो ये तो अफवाहें हैं, लोग कैसी भी बातें करेंगे। अगर पैसों का होता तो चित्तौड़ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं, तो इतने केस थोड़ी होता, केस कब का वापस ले लिया गया होता। और पैसों के भी काफी ऑफर आ गए हैं, पैसों की भी, कि आप सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, इसको जब स्टे मिला गया है, इसके दोस्तों के द्वारा भी हम आपका समझौता करवाते हैं। तो पैसों का होता तो हमने एक एफआईआर की, जो मैंने इस पे एफआईआर की 376, और उसके बाद भी इसके द्वारा हमें इतना परेशान किया गया, तो मैंने दूसरी एफआईआर भी की है कि ये जो धमकियां मुझे दे रहा है, परेशान कर रहा है कि केस को वापस, तो वो मैंने वापस दूसरी एफआईआर भी की है, मेरे द्वारा करी गई है। और पैसों का होता तो अभी तक इतना सब कुछ थोड़ी ना होता। और इसी साल निकाय चुनाव भी होने वाले, यानी कि नगर परिषद के चुनाव भी होने वाले। हालांकि कांग्रेस निष्कासित कर चुकी है पूर्व सभापति शबदीप शर्मा को, और पार्टी में शामिल होंगे या नहीं ये भविष्य में गर्त का सवाल का विषय है। लेकिन क्या बतौर निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य किसी पार्टी से वह चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आपका जो दृष्टिकोण है वह क्या रहने वाला है? तो क्या इस तरह की कोई संभावना दिखाई पड़ती है कि अगर चुनाव वो लड़ता है तो आप किस तरह का विरोध करेंगे? मैं दोनों पार्टी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और दोनों पार्टी में से जो भी मेरी तकलीफ को समझेगा कि इसके साथ गलत हुआ है, तो जो भी मुझे टिकट देंगे डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ूंगी। और अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो मैं इसके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। मैं मेरी लीगल लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ, लेकिन मुझे कैसे भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मुझे चुनाव भी लड़ना हुआ तो मैं वो भी करूंगी। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अभी बहुत कुछ इस सारे घटनाक्रम में होना शेष है। यदि इस वर्ष निकाय चुनाव होते हैं और पूर्व सभापति बतौर निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं, तो अनीता जी का कहना है कि वह उनके सामने चुनाव लड़ेगी और डंके की चोट पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या आपका जो मकसद चुनाव में रहेगा, हराना या अपने न्याय के लिए चुनाव लड़ना? नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि मुझे अपने न्याय के लिए लड़ना है। मुझे किसी को हराने जिताने का कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने, जो मुझे न्याय की उम्मीद है, और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं वो करूंगी। चित्तौड़गढ़ की जनता को आप चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं कि कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें, तो क्या आप जनता को संदेश देना चाहती है कि वाकई में जो सोच है जनता की, कई लोगों की सकारात्मक भी आपके प्रति है, कई लोगों की नकारात्मक भी है, तो उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नकारात्मक वो जो सोच बनी हुई है, वो मुझे लगता है कि वो जो पैसों की अफवाहें उड़ाई गई हैं, तो वही कि झूठ है सब कुछ। आप भी समझदार लोग हैं कि अगर पैसों का होता तो कब से ही ये केस रफा दफा हो गया होता। पैसे लेके, अगर पैसों का लालच होता, पैसों की वजह से किया होता। लेकिन मेरी ये कानूनी लड़ाई है, मेरे साथ गलत किया गया, मेरे परिवार के साथ गलत किया गया। इसने, संदीप शर्मा ने जो मेरे परिवार को, मुझे जितना टॉर्चर किया है, बहुत ज्यादा गलत किया गया। तो अनीता जी, आपने हमसे बातचीत की, कई सवाल मीडिया के मन में भी थे, जनता के मन में भी थे, आपने उनका सबका जवाब दिया। उम्मीद है कि न्याय आपके साथ होगा और न्यायपालिका पर सभी को भरोसा करना चाहिए। आपको भी भरोसा है, आम जनता को भी भरोसा है, और उम्मीद है कि आने वाला जो समय है वह आपके लिए अच्छा होगा। और जो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी गई है उसको तो कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन आपने जो बातें कही है, कम से कम जनता के सामने आपने अपनी बात रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में कानूनी जंग लड़ रहे हैं अनीता के लिए कोई बड़े अधिवक्ता नहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं, एक युवा अधिवक्ता अपराध से भी हमारी इस मामले को लेकर बातचीत हुई कि अब तक जो स्थिति है, कानूनी स्थिति है, वह क्या है और आने वाले दिनों में इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हालांकि मामला अब न्यायालय के पाले में है, न्यायपालिका के पाले में है, इस कारण हम इस बारे में अधिक भी चर्चा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन बताते हैं आपको कि आखिरकार युवा अधिवक्ता अपराध ने हमसे बातचीत करते हुए इस बारे में क्या कहा। तो अभी आपने सुना अनीता जी से पूरी बातचीत। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अनीता जी बदला हुआ नाम है, और हमारे साथ में है युवा अधिवक्ता चित्तौड़गढ़ के अबरार जी, और जो कानूनी लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं अनीता जी की, वह अबरार जी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल अबरार जी आपसे ये कि जैसा कि आपने सुना भी होगा, अनीता जी ने अपनी पूरी बातचीत में बताया कि कई तरह का उन पर दबाव भी आया,
उनकी ओर से भी आया, उनके लोगों की ओर से भी आया। तो जब आपने इनका केस हाथ में लिया तो कहीं आपको मन में डर, कोई खौफ नहीं था? नहीं, खौफ तो कुछ नहीं था, बस ये था कि ये पीड़िता को उसको सही से ढंग से न्याय मिल जाए और न्याय किसी भी रूप में जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के बाद जो इन पे दबाव बनाने की कोशिश हुई, परेशान करने की कोशिश हुई, जो इनके द्वारा एक प्रकरण और पंजीबद्ध कराया गया, उसके बावजूद भी जब रेगुलर शारीरिक और मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, फिर एक प्रकरण और पंजीबद्ध कराया गया जब इनके पति के चेक का दुरुपयोग किया गया। ये जो पूरा घटनाक्रम घट रहा है, शहर के सभी लोग कहीं ना कहीं इससे वाकिफ है पूरी तरीके से, क्योंकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से छप रहा है निरंतर। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको जितनी जल्दी न्याय मिल जाए उतनी पीड़िता के लिए न्याय की जीत होगी। और ये भी सुना कि जब पूर्व के जो अनुसंधान अधिकारी थे, जैसा कि अनिता जी ने अपनी बातचीत में बताया कि उनके द्वारा ये दबाव बनाया गया कि आप सेटलमेंट कर लो, जबकि एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है कि किसी पीड़िता के साथ में कोई घटनाक्रम हुआ है, उसके साथ गलत बात हुई है, तो आप पूरे उनके बयान लें और जो भी सामने होगा न्याय वो सामने आएगा। तो ये भी मुझे पता लगा कि आप भी वहां गए थे और पेश हुए थे, तो बाद में जो अनुसंधान अधिकारी बदला, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? ये पूरा जो घटनाक्रम घटा है वो अपने राजनीतिक, आर्थिक जो भी अपना जो लाभ ले सकता था वो अनुसंधान के माध्यम से, उसी की पत्नी के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके और जांच को वहाँ ट्रांसफर कराया गया। और एक अनुसंधान अधिकारी जो गोपाल चंदेल जी थे, उनको हमने समय रहते उनके जो प्रथम नोटिस था उसका लिखित रूप में हमने जवाब प्रेषित कर दिया था कि हम जो अनुसंधान कराना चाहते हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से कराना चाहते हैं, और जो उन चेकों का दुरुपयोग हुआ है उन चेकों को आप समय रहते जब्त कर लिया जाए। परंतु उनके द्वारा एक नोटिस का जवाब प्रेषित करने के बाद दूसरा नोटिस फिर भेज दिया गया, उसका भी हमारे द्वारा जवाब समय रहते दे दिया गया। फिर उनके द्वारा पीड़िता को फोन करके विश्वास दिलाया गया कि हम वीडियोग्राफी से ही बयान लेंगे। तो पीड़िता चाहती थी कि जल्दी अनुसंधान हो जाए, निष्पक्ष अनुसंधान हो जाए। वो अनुसंधान अधिकारी को सहयोग करने की मंशा से अन्वेषण भवन में चली गई। वहां उन्होंने बंद कमरे के माध्यम से जिस तरह के सवालात किए और अनुसंधान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को बचाने के लिए अनुसंधान किया जा रहा था। अभियुक्त को जिस तरीके से वो लाभ दे सकते थे, ऊपर जो घटनाक्रम जो रचा था, वीडियो जो वायरल हुए शादी वगैरह को लेकर के, जो अनुसंधान किया जा रहा था गोपाल चंदेल जी द्वारा, वो ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो घटनाक्रम घटा है वो घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ पीड़िता के द्वारा जबरन कराया गया या पीड़िता के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही है। जो पूरे की पूरी अनुसंधान किया जा रहा था वो उनको क्लीन चिट देने के माध्यम से किया जा रहा था। इसी से दुखी होकर पीड़िता के द्वारा महानिरीक्षक महोदय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पे ही श्रीमान के द्वारा हर्ष रत्नु जी को जांच दी गई और बाकी जो अनुसंधान बाद में जो हर्ष रत्नु द्वारा किया गया वीडियोग्राफी के द्वारा किया गया। तो क्या इस पूरे मामले में पीड़िता के जो न्यायालय में 164 में बयान हो चुके हैं, कलमबद्ध हो चुके हैं? बिल्कुल श्रीमान, उसको बयान हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब इसमें पूरे मामले में क्या सारा उच्च न्यायालय पे ही सारा कुछ निर्भर रह गया है? हाँ, अंतरिम उसको अभियुक्त को स्टे मिला हुआ है, वो एक प्रकरण में मिला हुआ है, लेकिन पीड़िता की तरफ से 2 प्रकरण और पंजीबद्ध है, उस पर कोई स्टे नहीं है। लेकिन उसकी जांच इस तरीके से धीरे धीरे चल रही है कि वो कहीं ना कहीं उन बाकी प्रकरणों को, जो प्रथम प्रकरण पर स्टे है उसका लाभ उसको मिल ही रहा है, प्रथम प्रकरण का स्टे का लाभ मिल रहा है। बाकी 2 प्रकरण में अभी तक क्या हुआ, वो जांच काफी स्लो चल रही है। नहीं, ये एक नई बात आप बता रहे हैं। आपने कहा कि एक प्रकरण जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा है, यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी। 2 प्रकरण और जो आप उल्लेख कर रहे हैं, वो 2 प्रकरण और कौन से हैं फिर? एक प्रकरण है जो दबाव बनाने के लिए दर्ज किया, धमकाने के लिए, डराने के लिए, वो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है सदर पुलिस थाना में, सदर थाने में ही, यानी वो पीड़िता की ओर से हुआ है। पीड़िता की ओर से हुआ है। उसमें अभी तक पुलिस के द्वारा पीड़िता के बयान हो चुके हैं, 164 के बयान भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अभियुक्त से उस संबंध में क्या अनुसंधान किया गया, यहाँ तक कि जितने भी अभी तक नोटिस इशू किए गए हैं, शायद वो पीड़िता को ही नोटिस इशू किए गए हैं, चाहे जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, अभियुक्त को उस संबंध में कोई नोटिस भी इशू नहीं किया होगा अभी तक। तो चाहे बाकी के 2 प्रकरण है उसमें आज दिनांक तक कोई अनुसंधान हुआ नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं। एक तो आप बता रहे हैं कि दबाव बनाया गया, धमकियां दी गई, वो मामला बता रहे हैं, और तीसरा मामला इनके जो चेक थे वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए दिए गए थे, और वो जो चेक लिए थे वो रतन जो डमी ठेकेदार था, जो ड्राइवर था, असल में तो ड्राइवर ही है वो, लेकिन उसको डमी ठेकेदार बना करके उसको जो चेक लिए गए थे संदीप शर्मा द्वारा, उन चेकों को अपनी बहन स्नेता शर्मा के नाम से डिसऑनर कराया गया। वो सिर्फ डिसऑनर कराने का मंशा उनको पैसा प्राप्त करना नहीं था, उनका यह था कि कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच जो अलगाववाद, जाहिर सी बात है, जो अगर उत्पन्न हो गया है तो कैसे भी मैं करके इसको दबाव में लेकर के इस प्रकरण को मैं उठवा दूं, उसी मंशा से वो चेकों का दुरुपयोग किया गया।
तो क्या उच्च न्यायालय में भी आपकी ओर से कोई अधिवक्ता खड़ा किया गया है? बिल्कुल, हमारे द्वारा अधिवक्ता बिल्कुल समय रहते हर पेशी पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो जो स्थगन आदेश, आज की स्थिति की हम बात करें तो स्थगन आदेश कब तक है? 15 अप्रैल तक स्थगन आदेश है, और स्थगन आदेश भी देखा जाए तो पहले जो मिला, बिना केस डायरी कॉल की स्थगन आदेश मिला। मैं न्यायालय के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक पीड़िता की व्यथा को भी देखना चाहिए, उसको बिल्कुल अवहेलना की गई। फिर सेकंड पेशी के ऊपर 164 के बयान पत्रावली से गायब हो गए। फिर जो 20 मार्च को पेशी थी, अनुसंधान अधिकारी उपस्थित ही नहीं हुए। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि 164 के बयान पत्रावली से गायब हो जाते हैं। तो क्या इस मामले को लेकर आपने पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी बात नहीं की भी 100 या माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात की, साहब 164 के बयान गायब हो चुके हैं? नहीं, हमने बिल्कुल शिकायत की उसकी अनुसंधान अधिकारी से, लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने जो गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि जब 164 के बयान गायब हुए, जब फाइल यहाँ से चली गई थी, तो यहाँ पर जब शिकायत की गई तो कहा कि भाई फाइल उदयपुर चली गई है, तो इसके संबंध में हम आपको सूचना नहीं दे सकते। अब बस कोशिश ये है कि जो फाइल लेकर गए वक्त रहते उसके खिलाफ भी जो भी विधिक रूप से कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी अगर 164 की फाइल पत्रावली से गायब हो सकते हैं, तो उस फाइल से कितनी एविडेंस और भी गायब हो सकती है। और क्या न्यायालय को ये नहीं देखना था कि जब 164 के फाइल पत्रावली से गायब हो सकते हैं, तो एक फाइल से साक्ष्य, सबसे बड़ी साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, जब वो गायब हो सकती है तो कोई और भी एविडेंस गायब की जा सकती है। हालांकि किसी के भी द्वारा किसी अधिवक्ता को धमकी देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अधिवक्ताओं को धमकी देना इतना आसान भी नहीं है, उसके कई अन्य सामने चुनौतियां भी सामने आ जाती है। क्या अब तक आपको कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, धमकी तो कुछ नहीं मिली अभी तक। डरते हैं धमकी से? नहीं, डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि जब हम ही डर जाएंगे तो फिर पीड़िता को न्याय कौन दिलाएगा। और कभी आपकी जान पर खतरा आ गया तो? उसके लिए तैयार है। उसके लिए तैयार। तो ये थे अबरार जी कि उसके लिए तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास है हमें कि इस तरह की जो इन पर धमकी वाली बात है, इस तरह का खतरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि यह एक पीड़िता के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत अनीता के साथ में और अबरार के साथ में, जो कि इनके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं और पहले भी खड़े थे, और इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल पाता है तब तक वह खड़े रहेंगे। मुझे आगे दें, नमस्कार।